नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड हम उन भारतीय खिलाड़ी को समर्पित करते हैं जिन्होंने भारत को पहली बार चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक दिलवाया। चेस ओलंपियाड 163 देश का एक टूर्नामेंट था और ये पहली बार ऑनलाइन आयोजित किया गया था। तो इस खुशखबरी के साथ आज का गेम हम देखते हैं मैक्स एवी वाइट और आकिबा रुबिनस्टाइन ब्लैक। ये गेम 1921 में खेला गया था और मैं ये गेम इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि ये दोनों खिलाड़ी सबसे अच्छे पोजिशनल खिलाड़ी में गिना जाता है। और मैक्स एवी फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं, हॉलैंड के खिलाड़ी थे और उनका बहुत बड़ा योगदान था कि हॉलैंड में चेस को लोकप्रिय बनाने में। ठीक जिस तरह विश्वनाथन आनंद का योगदान भारत में है, उसी तरह मैक्स एवी हॉलैंड में शतरंज को बहुत लोकप्रिय बनाया है। और मैक्स एवी शतरंज के अलावा बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी थे, पीएचडी किए थे उस ज़माने में 1921 में। और उसके बाद मैक्स एवी जब विश्व चैम्पियन बने और विश्व चैम्पियन बनने के बाद बहुत अच्छा शिक्षक और लेखक भी बने थे। बचपन में मैं मैक्स एवी का बहुत इंस्ट्रक्टिव चेस किताबें मैं पढ़ा करता था, जैसे लॉजिकल चेस, मूव बाय मूव या रोड टू चेस मास्टरी, जो आज भी काफ़ी मतलब अच्छे किताबों में माना जाता है। और अंततः मैक्स एवी वर्ल्ड चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं करीब 10 साल। और आइए आज उनका एक गेम देखते हैं। और ब्लैक प्लेयर आकिबा रुबिनस्टाइन, जिनके बारे में मैंने इसके पहले भी काफ़ी बार जिक्र किया है, बहुत ही बेहतरीन पोजिशनल प्लेयर थे, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स काफ़ी साल से रह चुके हैं। तो चलिए गेम E4 C5 सिसिलियन डिफेंस। और यहाँ पर आकिबा रुबिनस्टाइन ब्लैक थे, उन्होंने नाइट F6 खेला। इसे हम निम्जोविच डिफेंस कहते हैं सिसिलियन में। ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय तो है नहीं, लेकिन अवश्य खेला जा सकता है। और इस गेम में हम देखेंगे किस तरह ब्लैक ने इस एक अनयूजुअल मूव जो बहुत कम खेलते हैं उसका फ़ायदा उठाकर ब्लैक ने वाइट को पराजित किया। वाइट ने अभी E5 दिया, E4 पॉन अटैक था। अवश्य वाइट नाइट C3 भी खेल सकते थे, लेकिन वाइट ने E5 दिया। ब्लैक ने यहाँ पर नाइट को D5 में सेंटर में बैठाया। और यहाँ पर वाइट ने थोड़ा सा जोखिम भरा मूव D4 खेला। D4 का मेन आइडिया है अवश्य ये जो नाइट है बीच में, इसको अटैक करना। और ऑफ कोर्स वाइट अपना पीछे वाला बिशप को के लिए डायगोनल खोल रहा है, सेंटर कंट्रोल कर रहा है। तो D4 वैसे खेला जा सकता है, लेकिन ब्लैक ने CD मारा। और यहाँ पर वाइट के पास ऑप्शन है नाइट या क्वीन से रिकैप्चर करने का। यदि वाइट नाइट से रिकैप्चर करता है तो ब्लैक नाइट C6 चलेगा और ये डेवलपमेंट के साथ E5 पॉन भी अटैक्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पर वाइट ने क्वीन से D4 रिकैप्चर किया। वाइट का आइडिया D5 को नाइट को अटैक करना, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि ये क्वीन पहले अगर हम निकलते हैं तो फिर हमारा टाइम लॉस भी हो सकता है। क्वीन को ओपोनेंट अटैक करके टेम्पो गेन कर सकता है, डेवलपमेंट में बढ़ोतरी ले सकता है। तो यहाँ पर ब्लैक ने E6 खेला, बिशप के लिए घर बनाया और D5 का सपोर्ट दिया। वाइट ने यहाँ पर C4 खेला। और ऑलरेडी आप ये जान के हैरान होंगे कि ऑलरेडी ये खेल का बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है। C4 हमें ध्यान रखना है कि हमेशा जीवन की तरह आगे बढ़ना कोई गारंटी नहीं है कि आपको जीत देगी। और लाइकवाइज यहाँ ब्लैक ने नाइट C6 दिया, क्वीन को अटैक किया और क्वीन वापस गया। और इस समय ब्लैक का मूव एक और बहुत इंस्ट्रक्टिव मूव, जैसे मैंने कहा था कि आगे बढ़ना डज़ नॉट गारंटी
कि हमारा जीवन में हम जीतेंगे, ठीक वैसे ही पीछे जाना हमेशा पराजय नहीं होता है। कभी कभी जीतने के लिए हमें टेम्पोररीली पीछे भी हटना पड़ता है, जीवन में हो या शतरंज में। तो ब्लैक ने यहाँ नाइट E7 दिया। ऑफ कोर्स आप 2-3 चाल बाद आपको पता चलेगा क्यों नाइट E7 उतना बेहतरीन मूव है। यहाँ पर ब्लैक चाहता तो नाइट B4 भी दे सकता था, अथवा नाइट B6 अथवा नाइट C7, लेकिन इन सभी मूव से नाइट E7 श्रेष्ठ है, कारण वाइट ने बिशप D2 और ब्लैक यहाँ नाइट को रीग्रुप किया, नाइट को एक ऐसा जगह पे पोस्ट किया जहाँ से E5 पॉन पे अटैक हो सके, और वाइट ने वो E पॉन बचाने के चक्कर में बिशप C3 और क्वीन E2 रखा। अब हम फिर से वापस 3-4 पहले हम चलते हैं, और इस पोजीशन में वाइट के लिए बाद में गेम का एनालिसिस के बाद पता चला कि बेस्ट मूव यहाँ पर बिशप C4 है, पीस डेवलपमेंट। और वो इसलिए कि अगर हम ये पोजीशन देखें, हाँ, अगर हम जो खेल में जो पोजीशन अराइज किया वो हम देखें और कंपेयर करें, तो क्वीन E2 से ये बिशप कुछ देर के लिए बंद पड़ा रहता है। तो क्वीन E2 मजबूरन वाइट को आना पड़ा, लेकिन अपना बिशप को कुछ देर के लिए अनडेवलप्ड रखा गया। अगर ये बिशप C4 में रहता तो वाइट का पोजीशन यहाँ परफेक्टली अच्छा होता, और शायद वाइट को थोड़ा सा बढ़त भी हासिल होती है डेवलपमेंट में। लेकिन यहाँ पर वाइट ने क्वीन E2 खेला और बिशप F1 रख के, हाँ, ब्लैक ने फिर से क्वीन C7 E5 पे अटैक, और वाइट बिशप C3। ब्लैक ने बहुत अच्छा मूव B6 दिया, ये बिशप C8 जो थोड़ा सा बंद पड़ा था उसको डेवलप करने के लिए, और वाइट ने यहाँ पर H4 दिया G6 नाइट को अटैक करके भगाने के लिए। लेकिन ब्लैक को यहाँ धीरे धीरे डेवलपमेंट का एडवांटेज होता जा रहा है। ब्लैक ने यहाँ बहुत अच्छा मूव D6 दिया। आइडिया, ये E5 पॉन अगर मरता नहीं है तो इसे हम एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पॉन भी है वाइट का, और ये एक्सचेंज ऐसा एक्सचेंज करेंगे जहाँ वाइट ED6 बिशप D6, ब्लैक को डेवलपमेंट का बढ़ोतरी हो गया। और अगर यहाँ पे वाइट G7 का पॉन मारता है जिसका कोई सपोर्ट नहीं है, ब्लैक रुक G8 और बिशप को भगाने के बाद फिर से नाइट F4 करके पॉन का वापसी हो जाएगा कम से कम। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये बिशप B7 से बहुत अच्छा डायगोनल पे रहेगा, और दोनों बिशप्स स्ट्रॉन्ग, दोनों घोड़े बहुत अच्छे, और ब्लैक का इवन रुक भी बहुत अच्छा फाइल में है। तो निस्संदेह ब्लैक का पोजीशन यहाँ पर बेहतर होगा। तो इसलिए वाइट ने बिशप G7 नहीं मारा, और वाइट यहाँ पर अपना पीस डेवलप किया नाइट D2। ब्लैक ने नाइट F4 गया, क्वीन को अटैक किया, और हम जानते हैं क्वीन शुरू में निकलने से टाइम लॉस करती है। तो यहाँ क्वीन E3, और ब्लैक ने बिशप C5 एक बार फिर से क्वीन को अटैक, क्वीन E4, F5 एक बार फिर से क्वीन को अटैक, और क्वीन फाइनली C2 एक सेफ स्क्वायर में शेल्टर लिया। ब्लैक ने यहाँ पर कैसल किया, अपना रुक को गेम में लाया, और आफ्टर G3 ब्लैक अपना नाइट का वापसी किया, और यहाँ पर वाइट ने H5 एक ऐसी मूव वाइट दिया जो शायद उतना अच्छा नहीं है। यहाँ बेहतर होता कि वाइट यदि बिशप G2 से अपना बिशप को डेवलप करता, लेकिन H5 ये नाइट को हटाया, लेकिन नाइट सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग स्क्वायर पे जा बैठा। ब्लैक का पोजीशन बेहतर है क्योंकि ब्लैक का पीसेस बेहतर खेल रहे हैं, और वाइट का किंग सेंटर में है। अगर अभी वाइट कैसल करता है तो F2 पॉन का सपोर्ट नहीं है, और बाद में G3 पॉन भी कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए कैसल के पहले वाइट ने यहाँ पर एक नॉर्मल मूव B4 खेलकर बिशप को C5 स्ट्रॉन्ग स्क्वायर से हटाने का प्रयास किया। यहाँ पर ब्लैक टू प्ले। एक बार आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोचिए कि आप आकिबा रुबिनस्टेन का जगह होते तो क्या खेलते।
जी हाँ, ब्लैक ने यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मूव, एक सैक्रिफाइस बिशप F2, बिशप का बलिदान किया। और आफ्टर किंग F2 नाइट G4 चेक। जब पीसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं तब अपने आप कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस लग ही जाते हैं। अब देखिए क्वीन, नाइट और फ्यूचर में ये बिशप जो B7 से खेलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायगोनल में आएगा। तो ये सब पीसेस के कोऑर्डिनेशन से ब्लैक को एक पीस के बदले में बहुत ही शानदार अटैक। हम देखते हैं यहाँ अगर वाइट किंग G2 जाता है तो ब्लैक नाइट E3, एक फॉर्क और उसके साथ क्वीन, वाइट क्वीन C2 में वो मर जाएगा। अगर किंग G1 वाइट खेलता है तो ब्लैक क्वीन से G3 पॉन मार के अगला मूव आफ्टर बिशप G2 क्वीन F2 चेकमेट। इसलिए ब्लैक वाइट के लिए यहाँ पर आफ्टर नाइट G4 चेक, किंग को जी हाँ, यहाँ पर वाइट ने किंग E2 खेला जो कि ओनली मूव था और ब्लैक ने क्वीन G3 मारा। तो अगर हम मटेरियल पोजीशन देखेंगे, ब्लैक एक पीस डाउन है लेकिन उसके बदले में ब्लैक को 2 पैदल मिले हैं। लेकिन वाइट का किंग बिल्कुल मैदान के बीचों बीच और बहुत ही वल्नरेबल है। किसी भी वक्त यहाँ पर वाइट चेक्स होंगे वाइट के ऊपर और किसी भी वक्त वाइट के ऊपर मेटिंग अटैक लग सकता है। तो वाइट ने बिशप D4 खेला, E3 और F2 दोनों चेक्स बचाया। ब्लैक ने बिशप B7 खेला, रुक H3 क्वीन को अटैक किया और ब्लैक यहाँ पर क्वीन को वापसी किया विथ अ टेम्पो। ये बिशप को अटैक करते हुए वापसी किया। वाइट क्वीन C3, न केवल बिशप बचा बल्कि G7 भी ये बिशप और क्वीन के सपोर्ट से अटैक हुआ। और यहाँ पर वाइट ब्लैक ने एक बार फिर से G7 बचाया और बिशप को अटैक किया ओपोनेंट का। तो हर मूव में आप देखेंगे 2-2 आइडियाज़ हैं। वाइट यहाँ बिशप G1 पीछे गया और ब्लैक ने यहाँ पर F3। अब ये पॉन्स जो है, पॉन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग अटैकिंग यूनिट है क्योंकि पॉन्स जैसे आगे बढ़ता है सामने वाले जितने भी स्क्वायर्स है इसे कंट्रोल करता जाता है और ख़ुद भी आगे बढ़कर चेक या ओपोनेंट के पीसेस को अटैक कर सकते हैं। वाइट ने यहाँ पर C5 दिया, क्वीन अटैक किया और ब्लैक यहाँ पर एक बहुत ही साधारण, सिंपल और बहुत ही अच्छी मूव क्वीन H6 गया। ये क्वीन न केवल एक सेफ स्क्वायर में भागा बल्कि यहाँ से पीछे से इस डायगोनल पे नज़र बनाए हुए है ताकि जब भी पॉन F3 पुश हो पीछे से क्वीन खेलने लगेगी। वाइट किंग E1 दिया, अपना बिशप का डायगोनल खोला, C4 से चेक दे सकता है और बिशप को कम से कम गेम में लाने का प्रयास में। ब्लैक ने यहाँ पर E4। अब देखिए बीच का दोनों पॉन्स जो है वो मूवमेंट पे है और पॉन रोलर हो रहे हैं और ब्लैक एक पीस डाउन है लेकिन ये दोनों पॉन्स पीस से काफ़ी बेहतर खेल रहे हैं अभी। वाइट ने रुक H4 दिया ये नाइट को अटैक करते हुए और ब्लैक आफ्टर क्वीन G5, वाइट का क्वीन H3। फाइनली यहाँ पर एक बहुत साधारण सा मूव लेकिन बहुत इंस्ट्रक्टिव मूव वो है नाइट E3। ये घोड़ा पॉन के सपोर्ट से बिल्कुल वाइट किंग के पास पहुंच गया है, चेक थ्रेटन कर रहा है और फोर्स कर रहा है वाइट को बिशप से E3 कैप्चर करे। आफ्टर रिकैप्चर अब आप देखिए ब्लैक वाइट का नाइट को अटैक किया है। यदि वाइट नाइट से E4 कैप्चर करता है, ब्लैक क्वीन E5, ये नाइट और यहाँ पर इस रुक के ऊपर दोनों पे अटैक, डबल अटैक और अंततः ब्लैक मटेरियल एडवांटेज रहेगा ब्लैक का। तो वाइट ने यहाँ पर बिशप C4 चेक, किंग हटने के बाद नाइट F1 वापस गया लेकिन ब्लैक का फाइनल मूव एक और बहुत सिंपल मूव लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव, क्वीन F6 डबल अटैक। क्वीन से A1 अटैक, क्वीन से F2 अटैक और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक
C3 अटैक। हमें याद रखना है कि ये रुक A8 में फ़िलहाल बैठा हुआ है, लेकिन अगला मूव रुक D8 से D5 का भी कंट्रोल बना रहेगा। तो वाइट ने यहाँ पर रिज़ाइन किया, त्यागपत्र दिया। तो एक बहुत साधारण और एक तरफ़ा गेम, लेकिन रुबिनस्टाइन विश्व का मतलब 5 साल बाद जो विश्व चैम्पियन बने मैक्स एवी, उनको पराजित किया। इस गेम से हम ये सीख सकते हैं कि हर मूव जो आगे बढ़ता है कोई ज़रूरी नहीं है वो हमें जीत देगा, और हर मूव जो पीछे हटता है वो कोई ज़रूरी नहीं है हमें हार देगा। तो दोस्तों, कभी कभी पीछे हटिए जीतने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। शतरंज से जीवन को जोड़ने का इस कड़ी से आप भी जुड़े रहिए, देखते रहिए लाइफ इज़ चेस।